हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ रियल नंबर। तो रियल नंबर जानने से पहले आप जानेंगे इसका बेसिक चीज़ें। जैसे रियल नंबर में आपका नंबर आया है तो पहले आप लोग नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका होता है जैसे बेसिक में नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू होने वाले जितने भी नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4, यानी जो नंबर 1 से शुरू होगा वो आपका नेचुरल नंबर हो जाता है। फिर आपका आता है यदि उसमें जीरो आ जाएगा, यानी जो नंबर जीरो से शुरू होता है वो आपका होल नंबर हो जाता है। यानी जीरो से शुरू होने वाले नंबर आपके होल नंबर होते हैं, उनको हम जो जीरो से शुरू होता है उनको हम होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4। इसके बाद आपका आता है ऑड या इवन नंबर। तो इवन नंबर पहले आप जानेंगे। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो दो से कैंसिल हो जाते हैं, यानी दो से कम्प्लीटली डिविजिबल होने वाले नंबर इवन नंबर होते हैं। फिर आपका आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते, जैसे आपका 3 5 7 9। ये सभी नंबर दो से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब कि इनका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपका आता है, आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके बाद आपका आता है इंटीजर। तो इंटीजर आप लोग जानेंगे। इंटीजर वे नंबर होते हैं जैसे निगेटिव नंबर आपका जैसे -2 -1 0 1 2 3, यानी होल नंबर के साथ साथ 0 1 2 3 होल नंबर है। होल नंबर के साथ साथ यदि निगेटिव नंबर आता है तभी आपके हो जाते हैं इंटीजर, यानी पूरा होल नंबर जितना होता है और निगेटिव नंबर जो होते हैं वे आपके होते हैं इंटीजर। फिर इसके बाद इंटीजर में आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो जितने भी होल नंबर होते हैं वे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, होल नंबर जो होंगे वे पॉजिटिव इंटीजर, और निगेटिव नंबर जो होंगे वो निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर जान गए आप और निगेटिव इंटीजर जान गए। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोग जानेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो स्वयं से कैंसिल होते हैं या 1 से कैंसिल होते हैं, वे प्राइम नंबर होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर आपका होता है 4। प्राइम नंबर पहला आपका प्राइम नंबर होता है 2, यानी 2 क्या होता है, या तो स्वयं से 1 2 स्वयं 2 क्या होता है, स्वयं से कैंसिल होता है, 1 से कैंसिल होता है। तो ये आपके होते हैं प्राइम नंबर। फिर इसके बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वे आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आपका 4 है तो 4 के क्या होंगे, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा स्वयं, एक आपका 2 होगा और एक 4 होगा। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर यानी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे आपका प्राइम नंबर था तो प्राइम का क्या होगा, दो ही फैक्टर होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, क्योंकि 2 से ही कैंसिल होगा। जबकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 होता है और पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो जिनके क्या होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह आपका कंपोजिट नंबर 8 भी होगा। जैसे 8 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। फैक्टर होने का मतलब कि वे किस किस नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 होगा। तो 8 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। आप लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे रेशनल नंबर आपके कौन कौन से होंगे, रेशनल नंबर आपके हो जाएंगे, जैसे 1 है तो इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं। 0 भी आपका रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर वे होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी p के प्लेस पे और q के प्लेस पे इंटीजर होना चाहिए। अब q इक्वल, और एक बात है कि इसके डिनोमीटर यानी उसका जो डिनोमीटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्यों क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी भी आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे आपसे पूछा कि 0 रेशनल नंबर है तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अपान में 1 लिख सकते हैं, 0 के अपान में 2 लिख सकते हैं, 0 के अपान में 3 लिख सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा यानी सभी इंटीजर, यानी जितने भी इंटीजर होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं। सभी इंटीजर जो होते हैं वे आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने इंटीजर लिख दिया यहाँ पे -4 -3 -2 -1, फिर आपका 0 1 2 3। तो ये सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, -4/1 -3/1 -2/1 -1/1 माइनस यहाँ पे 0/1 1/1 2/1 3/1। तो इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं, यानी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं इंटीजर को।
तो ये सभी आपके हो जाएंगे रेशनल नंबर, यानी जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा होता है रेशनल नंबर। फिर आपका आएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपका पाई हो गया 22/7 इसका होता है, इनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम इसको, जैसे पाई हो गया आपका अंडर रूट में जो भी वैल्यू होता है, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, तो इनको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आपका होगा इरेशनल नंबर। आगे हम जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहचानेंगे कैसे। जैसे आपका रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होने का मतलब, जैसे आपको एग्जांपल ले लेते हैं 25/4। हम क्या करेंगे, 4 से 25 को डिवाइड करेंगे, तो 4 6 होता है 24, 4 6 आपका हो जाएगा 24, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 8, 10 - 8 करेंगे तो 2 आएगा, यानी यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 4 5 20। अब आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी डेसिमल के बाद क्या हो गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो जब डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो डिवाइड करने पे जो क्या हो जाए, पॉइंट के बाद पूरा कैंसिल हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी जो भी आपका टर्मिनेटिंग होगा उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरह से हम पहचानेंगे डिवाइड करके, यानी डिवाइड डेसिमल के बाद यदि पूरा कैंसिल हो जाता है तो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 10/3, तो 3 को क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर आपका डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 10, फिर 3 3 जा आपका 9 आएगा, 3 3 जा यहाँ पे 9, 10 - 9 करेंगे 1, फिर आपका 10 आ जाएगा, यानी 3 3 इस तरह रिपीट करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी जिनको डिवाइड करने पे डेसिमल क्या होगा, डेसिमल के बाद पूरा कैंसिल नहीं होता है और वो रिपीट करता है, तब वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। फिर इसमें आप पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर जैसे आपका जो यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के आपका बनता है रियल नंबर। रेशनल नंबर प्लस रियल नंबर, या आप कह सकते हैं जितने भी नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको रियल नंबर करते हैं। यानी सभी जो नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी आपके रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी आपके रियल नंबर होते हैं। तो हम नंबर लाइन पे सभी नंबर को शो कर सकते हैं, चाहे जो नंबर हो उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो ये आपके होते हैं रियल नंबर। इसमें आपको पढ़ना है इस चैप्टर में आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें आप पहले जानेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मीन्स होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से दिए गए स्टेप, यानी किसी भी प्रॉब्लम को जब हमें सॉल्व करना होगा तो उसके पहले से स्टेप दिए रहते हैं, तो वो आपका होता है एल्गोरिथम। जैसे हमें क्या करना है, 2 से 5 को डिवाइड करना है, तो हमें स्टेप पहले से ही बताया कि कैसे हमें पहले टेबल पढ़ना है और कैसे क्या करना है। तो जो पहले से स्टेप दिए रहते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए जो पहले से स्टेप दिए रहते हैं, जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यानी 2 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर हम माइनस करते हैं, 5 - 4 1 आता है। तो इसी तरह यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी डिवाइड करने के लिए जो स्टेप हमें पहले से ही पता है तो हमारा होता है एल्गोरिथम। फिर आपका है डिवीजन, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूक्लिड द्वारा, यूक्लिड कोई ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने ये आपको दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो हमें स्टेप दिया रहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसे कहते हैं। जैसे हम 2 से 5 को डिवाइड किए, 2 2 जा 4 आया हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका होगा 1, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं हमें पहले से पता है, उसको डिवाइजर बोलते हैं या भाजक बोलते हैं हिंदी में। यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है, हिंदी में उसको भाजक कहते हैं। अब हमें जिसमें डिवाइड करना होता है
उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। तो जिससे डिवाइड करना होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर या भाजक, और जिसे हमें जिसमें डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड या भाज्य। फिर जितनी टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं वो हमारा क्वोशेंट होता है, और जितना शेष बचता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसे आपको ये बेसिक नॉलेज है, इसको जानना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, जो बचता है, रिमाइंडर। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। जो हमारा डिवाइडेंड होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, रिमाइंडर से। और जो हमारा रिमाइंडर होता है ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो ये हमें प्रॉपर्टी इसमें पढ़नी है, इस चैप्टर में हमें इसी प्रॉपर्टी को पढ़ना है कि जो डिवाइजर होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, और जीरो से क्या होता है, अब रिमाइंडर क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है या तो जीरो के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। आपने जान लिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी पहले से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप हमें पहले से दिए होते हैं, यानी जो स्टेप हम पहले से ही जानते हैं उसको डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसका नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसलिए पड़ा क्योंकि इसने ग्रीक साइंटिस्ट यूक्लिड ने इस रूल को दिया है। फिर आप इसमें पढ़ेंगे, आगे है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लोग जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो पहले आप जानेंगे लेमा के विषय में, किसी स्टेटमेंट को, यानी जो पहले से स्टेटमेंट क्या है, पहले से ही साबित कोई स्टेटमेंट है, उससे हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, यानी दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। किसी भी, जैसे हमें पहले ही कोई स्टेटमेंट साबित हो गया है, उससे हम दूसरी स्टेटमेंट को साबित करेंगे, तो हमारा होता है वो लेमा, उसको बोलते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे आपका एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये स्टेटमेंट हमें पहले से ही साबित है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो स्टेटमेंट हमें पहले से ही सॉल्व है, तो इससे एक स्टेटमेंट हम साबित कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द वेस्ट, यानी ये पहले से स्टेटमेंट साबित है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और इससे हम क्या साबित कर सकते हैं कि द सन राइजेज इन द वेस्ट, यानी सूर्य क्या होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो इससे हम, यानी दूसरा पहले स्टेटमेंट क्या होता है, साबित होता है, और इससे हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को साबित कर देते हैं। वही हमारा क्या होता है, लेमा होता है, और एक किसी ग्रीक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, इसीलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे। आगे आप लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ फाइंड करना है, यानी डिवीजन से हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। यानी अब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी डिवीजन करके एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप लोग जानेंगे फैक्टर के विषय में। फैक्टर क्या होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें 8 और 12, तो 8 और 12 क्या होगा, 8 क्या होगा, जिस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा वो क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा। जैसे 8 क्या होगा, 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, और 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर आपका 12 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 6 से होगा, और आपका 4 से होगा, 3 से होगा, 12 से होगा। तो ये सभी फैक्टर होंगे। जैसे 2 क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा, 4 8 का फैक्टर होगा, और 8 क्या होगा, सेम 8 का फैक्टर होगा। इसी तरह 12 का फैक्टर 2 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, और 12 होगा। अब आगे आप लोग जान गए फैक्टर क्या होता है, यानी कोई नंबर किसी नंबर से जो डिविजिबल कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, वही उस नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। फिर आप जानेंगे कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन क्या है। अब जैसे 8 में क्या है, 2 है, और 12 में भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। फिर आपका 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। अब 2 और 4 क्या हो गया, 2 × 4 यानी 8, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट। अब 8 क्या होगा, अब हाईएस्ट कॉमन क्या है, जैसे 2 कॉमन था और 4 कॉमन था, इसमें भी 4 है, तो 4 क्या होगा। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर हमने लिख लिया।
फिर कामन भी लिख लिया, कामन क्या क्या है, 2 है दोनों में, 4 है। फिर हमें हाईएस्ट लिखना है तो ज़्यादा क्या है, 4 है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप डिवीजन करके कैसे पता करेंगे, तो ये आप आगे आप चैप्टर में देखेंगे, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था पहले चैप्टर का।